हेलो दोस्तों, बायो इनफाइनाइट अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपका फिर एक बार स्वागत है। मेरा नाम पवनराज कुमारिया है और जैसा कि आपको पता है, हम नीट 2026 के रिगार्डिंग जूलॉजी के लिए एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम डेली क्लासेस और क्वेश्चन प्रैक्टिस और एनसीईआरटी रीडिंग को मेंटेन करेंगे और एक सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम नीट 2026 के रिगार्डिंग फुली जूलॉजी को हम कंप्लीट करेंगे। तो आज से हम ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास है और बस इसके अंदर हम मोटा मोटी यही जानेंगे कि कितने चैप्टर अपने को जूलॉजी के अंदर पढ़ने होते हैं, कितने चैप्टर से कितने क्वेश्चन बनते हैं, और अगर टाइम अपना थोड़ा सा रह जाता है इसके बीच में तो आप एक चैप्टर को स्टार्ट भी कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए भाई साहब, ऐसा है कि जूलॉजी जो अपना है वो 360 के बायोलॉजी में से 180 नंबर के पोर्शन को कवर करता है और अपनी जो क्लास रहेगी वो मान के चलिए हिंदी मीडियम रहेगी, लेकिन कुछ पॉइंट, कुछ मीनिंग जो ऐसे होते हैं जो अपने को इंग्लिश में भी याद रखने होते हैं, वो अपन इंग्लिश में भी रखेंगे। और बात करें इसके अंदर अपने को जूलॉजी में कितने चैप्टर्स पढ़ने होते हैं, तो चैप्टर्स की बात करें तो पहला चैप्टर अपने पास एनिमल टिश्यू है, प्राणियों में संरचनात्मक संगठन वाला। अगला चैप्टर श्वसन एवं गैसों का विनिमय रहेगा। उससे अगला चैप्टर शरीर तथा परिसंचरण रहेगा। उत्सर्जी उत्पाद एवं निष्कासन, गमन एवं संचलन, तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय, रासायनिक समन्वय व एकीकरण, जैव अणु, मानव जनन एवं जनन स्वास्थ्य और एवोल्यूशन, मानव स्वास्थ्य रोग, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत के एवं प्रक्रम एवं उसके उपयोग। तो मान के चलिए आप अपने इस सीरीज में 14 चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे, थ्योरेटिकल भी, एनसीईआरटी रीडिंग के बेस पे भी, एमसीक्यू में भी और पीवाईक्यू में भी। तो ऐसा है कि इन चैप्टर से अगर बात करें वेटेज की, नीट में कितने कितने क्वेश्चन रहते हैं, कितने अपने को इससे क्वेश्चन मिल जाएंगे। जैसे अगर बात पहले चैप्टर की कर ले एनिमल टिश्यू की, इससे अपने कितने क्वेश्चन बनेंगे, तो देखिए इससे 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। एनिमल टिश्यू से क्या होता है कि 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं और ये इतना एक साथ मान लीजिए आप, इससे आप मान के लेके चलिए 12 से 15 क्वेश्चन बन जाते हैं फिजियोलॉजी से। और आगे की हम देखें, जैसे कि जैव अणु वाले जो अपने को दे रखे हैं, तीन से 4 क्वेश्चन आप मान के चलिए। और मानव जनन एवं जनन स्वास्थ्य की अगर हम देखें 5 से 7 क्वेश्चन बन जाते हैं। इवोल्यूशन से भी 3 से 4 क्वेश्चन, स्वास्थ्य एवं रोग से भी 3 से 4 क्वेश्चन, और जो जैव प्रौद्योगिकी एवं सिद्धांत एवं प्रक्रम एवं उनके उपयोग वाला जो चैप्टर है उनसे 5 से 8 क्वेश्चन बनते हैं। यानी एनिमल टिश्यू से 2 से 3, ह्यूमन फिजियोलॉजी से 12 से 15 क्वेश्चन, जैव अणु से 3 से 4, मानव जनन से 5 से 7, जनन स्वास्थ्य उसमें 7 होगा, विकास से 3 से 4 क्वेश्चन बने, मानव स्वास्थ्य रोग है उनसे 3 से 4 क्वेश्चन बने, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम एवं उसके उपयोग वाले दोनों चैप्टर कनेक्ट करके 5 से 8 क्वेश्चन का वेटेज रहता है। तो ये आप एक बार देख लीजिए। और अभी अगर हम अपने मटेरियल की बात करें कि अपनी सीरीज में आपको क्या क्या मिलेगा, क्या क्या हम इसमें रखेंगे, तो इसमें एक तो ऐसा है, क्लासेस डेली रहेगी, डीपीपी हम डेली करेंगे, एनसीईआरटी जो है उसको हम डेली क्लास के एंड में करेंगे, एमसीक्यू आपको डेली पीडीएफ के फॉर्मेट में मिल जाएंगे। इसके अलावा भी अगर जैसे एनसीईआरटी में भी कुछ होता है, ये टॉपिक नहीं बन पा रहे, उसके लिए भी हमने टेलीग्राम पे कम्युनिटी लॉन्च की, जिसके अंदर ये जो डाउट होंगे वो आपस में सोल्व हो जाएंगे। और उसके अलावा टेस्ट भी रहेंगे। टेस्ट का हम आप मान के चलिए 15 दिन से एक टेस्ट हमारा रहेगा, यानी लगभग एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम एक टेस्ट अटेम्प्ट कर लेंगे। उसके अलावा अगर हम देखें, एक बार इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ, आप देख लीजिए इसमें अगर कुछ आपको लिखने वाला है इसके अंदर। और देखिए दोस्तों, बिना आप इसको टाइम खराब की सीधी सी मेनली बात कर लेते हैं
क्लास जो होगी आपको डेली करनी है बेटा। और सबसे बड़ी बात होती है, सबसे बड़ी सिलेक्शन से दूर ले जाने की अगर कोई वजह होती है तो वो होता है कि 2 दिन क्लास छोड़ दी, 2 दिन कर ली, 2 दिन फिर नहीं की, तो फिर बन जाता है बैकलॉग और वो कंप्लीट हो नहीं पाता और आप सिलेक्शन से दूर होते जाते हैं। तो बैकलॉग अपने को बिल्कुल नहीं बनाना है, डेली का काम डेली करना है। और डीपीपी जो मिलेगी, पीवाईक्यू जो मिलेंगे, डेली के डेली करने हैं, अपने को आगे पीछे बिल्कुल नहीं करना। अगर ये काम अपन डेली क्लास, डेली पीवाईक्यू, डेली एमसीक्यू और डेली एनसीईआरटी को भी रीड कर लेंगे, जैसे नोट्स पढ़ ली, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ ली, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, तो आप मान के चलिए 180 नंबर लाना कोई मुश्किल बात नहीं है और बहुत बेहतरीन रिजल्ट आप बना सकते हैं। तो चलिए, अपना सिलेबस का वैसे तो ये इंट्रोडक्शन हमने कर लिया। और देखिएगा कि पहला जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, एनिमल टिश्यू को हम कंटिन्यू करेंगे। और एनिमल टिश्यू की ऐसे है कि अगर हम इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन को देखें तो दोस्तों ऐसा है कि जिस प्रकार हमारे शरीर की जो बेसिक यूनिट होती है वो कोशिका होती है, और कोशिका हमारे शरीर की जैसे अलग अलग पार्ट में होते हैं। जैसे हम बहुकोशिक जीव में हैं वैसे एक कोशिक जीव भी होते हैं। एक कोशिक और बहुकोशिक में फर्क यही होता है कि उनमें एक कोशिका होती है, हमारे अंदर लाखों अरबों कोशिकाएं होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिसके अंदर एक कोशिका है वो अपने दैनिक जीवन के कार्य सही से कर नहीं पाते। जैसे एक कोशिक जीव अगर हम कुछ भी माने तो वो भी अपना श्वसन, चलन, सब कुछ अपना कार्य मेंटेन कंटिन्यू करता है, लेकिन उनमें एक बात ये होती है कि वो एक साथ अपने कार्य नहीं कर पाते, वो अपने अलग अलग समय के अकॉर्डिंग उनको कार्य करना पड़ता है। एक साथ जैसे बहुकोशिक जीव में हमारे अंदर श्वसन, प्रजनन, पाचन जैसे अलग अलग अंग तंत्र का अपना सिस्टम होता है, और उसके अंदर एक ही कोशिका होती है, सारे कार्य उसी को करने पड़ते हैं। और बहुकोशिक के अंदर क्या होता है कि कोशिकाएं मिलती है और उत्तक से अपने अंदर अंग बनते हैं, अंग से अंग तंत्र बनता है, और उसके अंदर पूरा अपना सिस्टम क्रिएट हो जाता है, और अलग अलग कार्य एक साथ आप मेंटेन कर सकते हैं। जैसे आप खाना भी साथ खा सकते हैं, चल भी सकते हैं, वही बात है। तो इसके अंदर जो अपने पास पहली इसकी हेडिंग रहती है, उत्तक यानी कि टिश्यू। ऐसी समान कोशिकाओं का समूह जो समान कार्य करने के लिए रूपांतरित हुआ हो। लेकिन उनकी संरचना जो है संरचना है वो समान एवं भिन्न भी हो सकती है। यानी ऐसी कोशिकाओं का समूह जो समान कार्य करने के लिए रूपांतरण हुआ हो, लेकिन उनकी जो संरचना है वो समान एवं भिन्न भी हो सकती है, तो उसको हम उत्तक कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? उत्तक। और अगर हम बात करें उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, उपकला उत्तक, जिसको एपिथेलियम टिश्यू बोलते हैं, तो रहने दो से, और संयोजी उत्तक, पेशीय उत्तक, तंत्रिका उत्तक। उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशीय उत्तक और तंत्रिका उत्तक, जितने भी प्रकार के जीव हैं वो सारे 4 ही प्रकार के उत्तकों से मिलकर बने हैं। उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशीय उत्तक और तंत्रिका उत्तक।
तो जगत में जितने भी जीव हैं उनमें 4 ही प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। और एक पॉइंट और बीच में रह गया कि जैसे थोड़ा इसको इधर कर लेते हैं। इसके अंदर एक साइड तो हम चैप्टर को इसमें 2 पार्ट में हम पढ़ते हैं। एक तो इसके अंदर हम पढ़ते हैं जंतु जगत को, सॉरी जंतु उत्तक, एनिमल टिश्यू को। और दूसरी साइड जो इसका पार्ट होता है दोस्तों कि शारीरिकी व आंतरिकी, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी। और किसकी होती है ये अपने पास? कॉकरोच, तिलचट्टा, और दूसरी होती है अपने पास मेंढक की। कैंचुआ की जो थी वो नहीं पढ़ते। यानी इसको वैसे भी 2 पार्ट में होता है। एक साइड हम उत्तक वाला सिस्टम पढ़ते हैं, दूसरी साइड में हम कॉकरोच और मेंढक की आकारिकी वाले को पढ़ते हैं। तो एक बार देख लीजिए, बिल्कुल बेसिक सामने अभी तक उसने क्या उत्तक की कि ऐसी समान कोशिकाओं का समूह जो समान कार्य करने के लिए रूपांतरण हुआ हो, लेकिन उनकी संरचना है वो समान भी हो सकती है और भिन्न भी हो सकती है। अगर बात करें पूरे जगत के अंदर जितने भी प्रकार के उत्तक होते हैं दोस्तों, वो 4 ही प्रकार के उत्तक होते हैं: उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशीय उत्तक और तंत्रिका उत्तक। इतनी सी बात की, सिर्फ एक हेडिंग की है। और आगे हम क्या पढ़ेंगे कि जैसे ये क्या हुआ, अंडाणु, शुक्राणु, इनका जो संलयन होता है उससे क्या बनता है? जायगोट, युग्मनज। और ये क्या है कि युग्मनज होता है वो दोस्तों क्या होता है? एक कोशिका होता है। युग्मनज क्या होता है? एक कोशिका होता है। लेकिन ये बाद में किस में रूपांतरित हो जाता है? 32 कोशिकाओं की ऐसी संरचना, ये 32 होती है, आप इसमें देख लीजिए। इसको हम क्या बोलते हैं? ब्लास्टुला। बत्तीस कोशिकाएं होती है और इसको क्या बोलते हैं? ब्लास्टुला। और ये ब्लास्टुला जब जो आगे हम पढ़ेंगे मानव जनन वाले चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे कि जो अंडाणु होता है वो जाके इम्प्लांट होता है। तो ये जो ऐसे इम्प्लांट होता है यहाँ पे, इम्प्लांटेशन, इसको आप क्या बोलते हैं? देखो इम्प्लांटेशन, अंतरोपण और इम्प्लांटेशन बोलते हैं। तो इसके अंदर जो होती है ना मादा जनन तंत्र में, जो ये इम्प्लांट हो गया, इसके अंदर यहाँ पे जो लेयरिंग होती है, और इन्हीं लेयरिंग को हम 3 लेयर होती है और इन्हीं को हम जर्म लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जर्म लेयर। और ये जर्म लेयर अगर हम देखें कितने टाइप की होती है, तो बाह्यजन स्तर, अंतःजन स्तर, बाह्यजन स्तर, अंतःजन स्तर और मध्य जनन स्तर। चलिए एक बार इसको हटा लेते हैं, इसको दोबारा लिखते हैं हम। जर्म लेयर को हिंदी में क्या बोलते हैं? जर्म स्तर, इसको बोलेंगे।
तो इसके अंदर क्या होता है कि बाह्य जन स्तर नंबर 1 और मध्य जन स्तर बाह्य जन स्तर, मध्य जन स्तर और अंतःजन स्तर। और एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एक्टो, मीजो और एंडो। एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो ये तो हो गया जर्म लेयर 3 प्रकार की होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो दोस्तों यहां तक तो था कि बिल्कुल ही बेसिक था। अभी थोड़ी सी डिटेल हम स्टार्ट कर रहे हैं कि उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशीय उत्तक और यहां पे आप ले लेते हैं तंत्रिका उत्तक। उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशीय उत्तक और तंत्रिका उत्तक। तो सबसे पहले देखते हैं ओरिजिन, उत्पत्ति में क्या है। तो ये तो दोस्तों ऐसा होता है कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म क्या है कि उपकला उत्तक है, उसमें तो तीनों प्रकार की जर्म लेयर अपने को मिलती है और इसमें सिर्फ मेसोडर्म होता है, इसमें भी मेसोडर्म होता है और ये उत्पत्ति से एक्टोडर्म होती है। ये क्या होती है? ये उत्पत्ति से एक्टोडर्म होती है। यानी उपकला उत्तक में तीनों प्रकार की जर्म लेयर मिलती है, मेसोडर्म हुआ, एक्टोडर्म हुआ और एंडोडर्म हुआ। संयोजी उत्तक में सिर्फ मेसोडर्म उत्पत्ति होती है, पेशी उत्तक जो होता है उसमें मेसोडर्म उत्पत्ति होती है और तंत्रिका उत्तक है वो उत्पत्ति से एक्टोडर्म है। लेकिन इसके अंदर क्या है कि कुछ एक्सेप्शन भी है। उपकला उत्तक में कोई एक्सेप्शन नहीं है, संयोजी उत्तक में भी नहीं है, लेकिन पेशी उत्तक जो है उसके अंदर है कि नेत्र की आइरिडियल व सिलियरिल नेत्र की आइरिडियल व सिलियरल पेशियां जो होती है वो इसके पूरे जो पूरा पेशी उत्तक है वो तो उत्पत्ति से मेसोडर्म होता है, लेकिन ये जो नेत्र की आइरिडियल व सिलियरिल जो पेशियां हैं वो पेशी से क्या हो जाती है? एक्टोडर्म। यानी पूरे पेशी उत्तक के अपवाद के रूप में इसमें एक्टोडर्म प्रेजेंट होता है। और तंत्रिका उत्तक के एक्सेप्शन में बात करें तो ये तंत्रिका उत्तक जो होता है वो बेसिकली एक्टोडर्म होता है, प्रकृति से क्या होता है कि एक्टोडर्म होता है, लेकिन अपवाद में इसमें क्या होता है? माइक्रोग्लियल कोशिकाएं। और ये उत्पत्ति से क्या हो जाती है? यानी पूरे उत्तक की जो नेचुरल प्रकृति है उसको छोड़ के ये उत्पत्ति से अलग क्या होती है? मेसोडर्म होती है। यानी ये दोनों क्या हो गए? पेशी उत्तक में नेत्र की आइरिडियल व सिलियरिल पेशियां जो एक्टोडर्म होती है और तंत्रिका उत्तक की जो है वो माइक्रोग्लियल कोशिका जो मेसोडर्म होती है। यानी ये दो एक्सेप्शन रहती है। अभी अगर हम बात करें इनके कार्य की तो उपकला उत्तक जो कार्य है आवरण बनाना,
और आस्त्र प्रदान करना। संयोजी ऊतक के अगर हम कार्य की बात करें तो शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ना, शरीर को मजबूत ढांचा प्रदान करना, शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ना, शरीर को एक ढांचा प्रदान करना। और 3 नंबर हमें एक बार यहां पे लिख लेते हैं, शरीर में विभिन्न पदार्थों का परिवहन, शरीर में विभिन्न पदार्थों का परिवहन करना, शरीर में विभिन्न पदार्थों का परिवहन करना। तो और पेशीय ऊतक का जो होता है कि गमन व संचलन, यानी चलने फिरने में गमन एवं संचलन। और बात करें तंत्रिका ऊतक की तो इसका जो कार्य होता है कि तंत्रिकीय आवेगों की उत्पत्ति एवं संचरण, तंत्रिकीय आवेगों की उत्पत्ति एवं संचरण। तो भाई साहब मोटा मोटी तौर पे हमने देख लिया उपकला, संयोजी और पेशीय ऊतक की जो उत्पत्ति है। उपकला ऊतक एक्टो, मीजो और एंडो तीनों प्रकार की लेयरिंग से बना है। संयोजी ऊतक सिर्फ मीजोडर्म से बना है। पेशीय ऊतक मीजोडर्म से बना है। तंत्रिकीय ऊतक एक्टोडर्म से बना है। इसमें कुछ अपवाद है, उपकला और संयोजी में नहीं है। पेशीय में यह है कि नेत्र की आइरिडियल व सिलियरिली पेशियां जो है वो मीजोड्रम को छोड़ के एक्टोड्रम होती है, और तंत्रिकीय एक्टोड्रम होता है, जबकि उसमें माइक्रोग्लियल कोशिकाएं होती है, वो मीजोड्रम होती है। कार्य की अगर बात करें तो उपकला ऊतक आवरण बनाता है, आस्त्र प्रदान करता है। संयोजी ऊतक शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ता है, शरीर को ढांचा प्रदान करता है। पेशीय ऊतक जो है वो गमन एवं संचलन में काम करता है, और तंत्रिका ऊतक है वो तंत्रिकीय आवेगों की उत्पत्ति करता है और उनको संचरण करता है। तो ये हमने इनके कार्य देख लिए, इनकी उत्पत्ति देख ली, इनमें कुछ अपवाद थे वो भी देख लिए। ऊतक की हमने डेफिनेशन पहले देख ली, ऊतक के प्रकार देख लिए, जर्म लेयर जो होती है वो 3 प्रकार की होती है, हमने वो भी देख लिया। तो थोड़ा सा चैप्टर कहीं ना कहीं हमने स्टार्ट किया है, और एक बार इसको आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए, हम फिर स्लाइड को आके लेते हैं। और अगर थोड़ी सी मैं आपसे डिटेल में बात और करूं तो ये जो टिश्यू है, हमने अभी बात की कि ये कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। उपकला, संयोजी, पेशीय, तंत्रिका ऊतक। पेशीय ऊतक, संयोजी ऊतक और उपकला ऊतक। तो इसमें क्या है कि ये जो उपकला ऊतक है इसको तो हम डिटेल में इसी चैप्टर में पढ़ लेते हैं। उपकला ऊतक और एपिथेलियम टिश्यू को हम कंप्लीट ये पढ़ लेते हैं, लेकिन जो संयोजी ऊतक है इसको हम ब्लड सर्कुलेशन, रक्त द्रव्यता परिसंचरण वाले चैप्टर में इसको डिटेल में पढ़ते हैं। पेशीय ऊतक वाला है इसको हम मूवमेंट, लोकोमोशन, गमन एवं संचलन वाले चैप्टर जो होता है उसके अंदर हम पेशीय ऊतक को डिटेल में पढ़ते हैं। और बात रही तंत्रिका ऊतक की, तो इसमें है कि वो तंत्रिकीय समन्वय यानी नर्वस सिस्टम वाला जो चैप्टर आता है वहां पे इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। यानी इन तीनों के लिए अलग अलग डिटेल में 3 चैप्टर और दे रखे हैं, जबकि उपकला ऊतक है उसको हम यहीं पे डिटेल में कंप्लीट करते हैं। तो आज के लिए तो बस
अपना इतना ही था कि हमने बेसिक से इंट्रोडक्शन देख लिया, कितने चैप्टर पढ़ते हैं वो देख लिया, टिश्यू के बारे में हमने थोड़ा सा देख लिया कि एकोशिक जीव और बहुकोशिक जीव दोनों प्रकार के जीव होते हैं। एकोशिक जीव में सारे कार्य एक ही कोशिका द्वारा संपन्न होते हैं, और बहुकोशिक जीव में जैसे अगर अपनी ही बात कर ले तो अपने अंदर अरबों में कोशिकाएं होती है और अलग अलग अंग तंत्र सिस्टम में अपना होता है। हम अंग तंत्र लेवल पे काम करते हैं, हमारे अंदर बहुत सारे तंत्र होते हैं, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, जनन तंत्र, ये एक समय पे अलग अलग कार्य एक साथ भी कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि एकोशिक जो जीव है उनके अंदर एक साथ एक कार्य नहीं कर सकते, उनको अलग अलग समय पे अलग अलग कार्य करने पड़ते हैं। और ऐसा नहीं है कि एकोशिक जीव अपना दैनिक जीवन में कुछ प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती है, वो भी अपने कार्य उतने ही बढ़िया तरीके से करते हैं जितना अपन करते हैं, लेकिन वो अलग अलग टाइमिंग वाली होगी। और बहुकोशिक जीव जितने भी जगत में हैं उनमें 4 ही प्रकार की कुछ उत्तक उनमें मिलते हैं, उपकला, संयोजी, पेशी और तंत्रिका, जो हमने पढ़ ली। उनको हमने ये भी पढ़ लिया कि उनकी उत्पत्ति कैसी होती है। 3 प्रकार की जर्म लेयर होती है, उपकला उत्तक में तीनों प्रकार की होती है। और जो अपने पास संयोजी उत्तक था, संयोजी उत्तक के अपने मीजोड्रम होती है, और पेशी उत्तक भी मीजोड्रम होता है, तंत्रिकीय उत्तक होता है वो भी एक्टोड्रम होता है। लेकिन ऐसा था कि उपकला उत्तक और संयोजी उत्तक में कोई अपवाद नहीं है। पेशी उत्तक में नेत्र की आइरिडियल व सिलियरी पेशियां जो थी वो पूरे उत्तक के मीजोड्रम को छोड़ के वो एक्टोड्रम होती है। और तंत्रिका उत्तक है उसमें भी एक एक्सेप्शन ये है कि माइक्रोग्लियल जो कोशिकाएं हैं वो उत्पत्ति से पूरे उत्तक एक्टोड्रम को छोड़ के उसकी उत्पत्ति मीजोड्रम होती है। कार्य की अगर हमने बात की थी तो उपकला उत्तक आस्तर बनाना और आवरण प्रदान करना था। संयोजी उत्तक के अगर हमने कार्य की बात की तो शरीर के एक ढांचा प्रदान करना और शरीर के विभिन्न भागों में पदार्थों का परिवहन करना और शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ना। पेशी उत्तक की हमने बात की थी तो गमन एवं संचलन में इसका रोल रहता है। तंत्रिकीय उत्तक की बात की थी तो इसमें तंत्रिकीय नियंत्रण, इसमें तंत्रिकीय आवेगों की उत्पत्ति एवं उनका संचरण, इसका हमने कार्य का बात की थी। और हमने ये भी देख लिया कि चैप्टर को हम 2 पार्ट में पढ़ते हैं। एक पार्ट में हम उत्तक वाले स्लाइड को पढ़ते हैं, एक पार्ट में हम कॉकरोच और मेंढक के आकारिकी और संरचना, बाह्य और आंतरिक आकारिकी के बारे में पढ़ते हैं। तो बस आज की जो क्लास थी वो इतनी थी। कल से हम चैप्टर को एक डिटेल में स्टार्ट करेंगे। कल हमारा टॉपिक रहेगा उपकला उत्तक, एपिथेलियम टिश्यू। और आप मान के चलिए कल से जो मतलब चैप्टर हम कल से ही स्टार्ट होगा, आज तो सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन था। और ऐसा है कि आज भी आपको इसके एनसीईआरटी आप रीड कर सकते हैं, क्योंकि एपिथेलियम टिश्यू से पहले वाले जो अपने को 1 पन्ने के लगभग दे रखा है वो एनसीईआरटी आप रीड कीजिए। बाकी तो हमने इसमें भी जो क्लास में हमने बात की वही बात उसमें लिख रखी है, आप एनसीईआरटी भी रीड कीजिए। आज हमने कोई नोट्स का वैसे काम नहीं किया, सिर्फ इतनी 2-3 स्लाइडें थी, आप वो भी लिख सकते हैं। और कल से हम उपकला उत्तक स्टार्ट करेंगे। आज की हमारे कोई क्वेश्चन नहीं रहेगी, नो डीपीपी क्लास रहेगी। और एक बात दोस्तों ये भी है कि आज जो अपने पास जितने बच्चे कनेक्ट हो रहे हैं वो कंटिन्यू रहिए और सीरीज के साथ बने रहिए। लास्ट तक हम बहुत बेहतरीन करेंगे, बहुत अच्छे नंबर आप मान के चलिए। अगर जूलॉजी की हम बात करें तो 180 नंबर में 180 नंबर लाने का बहुत बेहतरीन प्रयास होगा। और प्रयास सिर्फ एक साइड से नहीं दोस्तों, दोनों साइड से होने चाहिए। आपको भी बहुत अच्छी सी मेहनत करनी है, बहुत अच्छे प्रयास, डेली क्वेश्चन, एनसीईआरटी नोट्स आपको डेली रिवाइज करने हैं और बहुत बेहतरीन रिजल्ट हम लाएंगे। और दूसरा ये है कि आज तो अपना कुछ इसमें नहीं है, आपको बैकलॉग बिल्कुल नहीं होने देना है, क्योंकि बैकलॉग ही एक ऐसी चीज़ है जो सिलेक्शन से दूर ले जाने का काम करती है। और क्वेश्चन आज अपने पास है नहीं, एमसीक्यू भी नहीं आएंगे आज, आपको डीपीपी भी नहीं मिलेगी। और दूसरा कि वीडियो क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, उसको आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पे आपको डेली पीवाईक्यू, एमसीक्यू उसके पीडीएफ जो होंगे वो वहीं पे मिला करेंगे। इसके भी आपको पीडीएफ जो होंगे वो वहीं पे मिलेंगे। और जैसे आगे आगे हमारे पास कोई भी डॉक्यूमेंट मटेरियल टाइप का हमारा जो हुआ वो हम टेलीग्राम पे अपलोड किया करेंगे। बाकी तो आज का अपना इतना ही था। तो दोस्तों अगर आप इस क्लास पे नए थे, चैनल पे नए विजिटर थे, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जुड़ जाइएगा एक नई कहानी, एक नई सीरीज के साथ। 180 में से 180 नंबर लाने की आपकी मेरी ओर से गारंटी मान लीजिए। बहुत ज़बरदस्त पढ़ेंगे, बहुत बेहतरीन पढ़ेंगे। तो चलिए धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और मिलते हैं कल की क्लास में एपिथेलियम टिश्यू। धन्यवाद।